अपने बाबा श्याम अपने पूर्वजों को, अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरुओं को सबको नमन करता हूँ और अपनी क्लास को सार्थकता की तरफ लेके जाएं, ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। मेरा नाम ब्रिज मुंकोशिक है, भिवानी हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें मैं लाइब्रेरियन हूँ। उसके अलावा जो है अपना पार्ट टाइम में ज्योतिष सिखाता हूँ। बैच जो है अपना कल केपी का शुरू होने जा रहा है। ये आपको पता लग गया कि कुंडली जो है हमारी दो तरह की कुंडलियां बनी हुई हैं, एक नॉर्थ इंडियन और एक साउथ इंडियन। नॉर्थ इंडियन चार्ट आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है चित्र नंबर 1 से, साउथ इंडियन चार्ट जो है आपको इधर दिखाई दे रहा है। इनमें दोनों में अंतर क्या है वो मैं रिकॉर्डिंग के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है ना। लगन जो है, लगन के अंदर कोई भी राशि आ सकती है नॉर्थ इंडियन चार्ट के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे जो है साउथ इंडियन चार्ट के अंदर लगन किसी भी अलग घर में जा सकता है, यानी कि यहाँ पे लगन घूम रहा है, यहाँ पे राशियां घूम रही हैं। या यूं कहो चित्र नंबर 1 नॉर्थ इंडियन चार्ट जो है वहां पे हाउस फिक्स किए गए हैं। चित्र नंबर 2 साउथ इंडियन चार्ट, यहाँ पे राशियां फिक्स किए गए हैं, यहाँ पे हाउस जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ इंडियन के अंदर हमने लगन के अंदर 5 नंबर राशि को माना, तो साउथ इंडियन चार्ट के अंदर मैंने दिखाया कि मेष राशि तो अपनी जगह पे ही रहेगी हमेशा। लगन जो होगा उसके ऊपर कोई ना कोई स्पेशल निशान बना दिया जाएगा, चाहे वो बर्फी का निशान बना दे, चाहे वो 2 लाइनें लगा दें, चाहे वो आसन्य लिख दें, चाहे वो लगन लिख दें, इस तरह से आपको अलग से मिल जाएगा। उसके बाद में 12 कुंडली के अंदर आप देखो, चाहे नॉर्थ इंडियन चार्ट है साउथ इंडियन चार्ट है, दोनों के अंदर 12-12 घर है। तो 12 घर जो हैं उनको भी आगे एक्सप्लेन किया है कि प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस, द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस, इस तरह से 12 हाउस हैं। 12 हाउस जो है उनके कारक तत्व फिक्स किए गए हैं। कारक तत्व का मतलब ये है कि कौन सा घर क्या काम करेगा। यानी पहला घर जो है उसको तनु भाव बोला गया। तनु भाव का मतलब अपने शरीर के बारे में देखना, उसकी बनावट देखना, उसका रंग रूप देखना, उसकी कद काठी देखना, इस चीज के लिए। दूसरा भाव जो है ये धन भाव है। धन भाव का मतलब ये है कि आप सेविंग जो है आपकी कैसी रहेगी, ठीक है। उसके अलावा पहला भाव हमारा खुद का होता है, दूसरा हमारे कुटुंब का होता है, तो आपका जो है कुटुंब भी यहाँ से देखा जाएगा। इसी तरह से पहला भाव जो है आपका फोरहेड है, दूसरा जो है आपका माउथ है। यानी माउथ का मतलब आपकी बोली जो है वो भी यहीं से देखी जाएगी, आपका खाना जो है वो भी यहाँ से देखा जाएगा। तो इस तरह से जो है एक हाउस काफी कारक तत्व लिए हुए, जितने ज्यादा कारक तत्व आप याद करोगे उतने अच्छे आप एस्ट्रोलॉजर बनोगे। तृतीय हाउस जो है सहज भाव का है। अगर शरीर की बात करें तो पहला फोरहेड आ गया, दूसरा माउथ आ गया, तीसरा अपना शोल्डर्स आ गए, ठीक है। अगर परिवार की बात करें तो पहला मैं खुद हो गया, दूसरा मेरा कुटुंब हो गया, तीसरा मेरे छोटे बहन भाई हो गए, ठीक है, या नौकर चाकर हो गए। सहज भाव का मतलब पराक्रम पद बोलते हैं। पराक्रम जो है वो पहले देखा जाता था कि आप कितने बहन भाई हो उनसे, ठीक है, कितने आपके पास में नौकर चाकर हैं उनसे। तो इसी तरह से आज जो है, आज कम्युनिकेशन का जमाना है, तो तीसरा भाव जो है कम्युनिकेशन को भी देखा जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कैसी। चौथा भाव जो है सुख का है। सुख मदर को मानते हैं, सुख गाड़ियों को भी मानते हैं, सुख हमारी जो चल अचल संपत्ति है उसको मानते हैं। तो चौथा भाव जो है वो हमारा सारा उन चीजों से रिलेटेड होगा। पांचवा भाव जो है वो पुत्र का भी है, पुत्र के अलावा एजुकेशन का भी है, एजुकेशन के अलावा आपका जुआ सट्टा पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनसे भी संबंधित है, ठीक है। म्यूट रखें जी, जिसको क्वेश्चन करना हो वो ही अपने आप को अनम्यूट करे, वो भी जब जब मैं चुप बैठा हूँ, जब मैं चुप हो जाऊँ, ठीक है ना। जब तक मैं बोल रहा हूँ जब तक म्यूट रखेंगे। पंचम भाव जो है वो पुत्र का है, आपकी एजुकेशन का है, ठीक है ना। अचानक होने वाले लाभ हानि का है, ठीक है। इसी तरह से छठा भाव जो है रोग शत्रु ऋण का है। सातवां भाव जो है कलत्र या आपके पार्टनर का है, वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। अष्टम भाव जो है वो आयु का है, जो चीज आयु से जुड़ी हुई है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जन्मदिन का मतलब है जीवन का 1 साल कम हो जाना, ठीक है, तो इस करके इसको दुख का भाव भी मानते हैं, ठीक है। और कुछ लोग इसको मृत्यु भाव भी बोलते हैं। उसके बाद में अष्टम भाव जो है आपका अष्टम भाव ही था आयु का, ठीक है ना। अष्टम भाव आपका आयु का हो गया, ओकल्ट का हो गया, गुप्त हो गया। या शरीर की बात करें तो फोरहेड से लेके चलते चलते हम गुप्तांग पे जो आ गए वो 8वां भाव हमारा। 9वां भाव हमारा भाग्य है या जांग जो है हमारी वो है।
ठीक है, या हाँ, या पिता का भी मानते हैं, जैसे पितृ का लिखा ना, पितृ का मैंने बताया कि दो अलग अलग थ्योरी है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन। नॉर्थ इंडियन जो है वो मानते हैं कि 1 नंबर मेरा, 7 नंबर मेरी पत्नी का, और 4 नंबर मेरी माँ का, 10 नंबर मेरे पिता का। तो इसी तरह से जो साउथ इंडियन है वो मानते हैं त्रिकोण को। त्रिकोण है 1, 5 और 9। 1 का मतलब मैं खुद, और 5 का मतलब मेरा बेटा, 9 का मतलब मेरे पिता। तो यहाँ 9 भाव को भी पिता का भी माना जाता है। 10वां भाव फिर यहाँ पे कर्म का है। इसी तरह से जैसे हमने बताया था कि 1 नंबर या उसको अलग अलग तरीके से भी पढ़ते हैं, कि जिसका भी म्यूट म्यूट कर लो, है ना, म्यूट कर लेना जी, ताकि डिस्टर्बेंस ना आए। ठीक है, 9वां भाव जो हो गया। 10वां भाव जो है, 10वां भाव कर्म का है। जैसे चौथा भाव सुख का था, तो उसके अपोजिट जो है कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट हो जाता है सामने वाला। चौथा भाव सुख, अब 10वां भाव जो है कर्म या फिर पिता का, तो इसको कर्म का ही मानते हैं। 11वां भाव जो है लाभ के लिए मानते हैं, 12वां हानि के लिए मानते हैं या व्यय के लिए मानते हैं। तो इसी तरह से उनके जो प्लेनेट हैं उनको भी ये काम सौंपे गए हैं। तो पहला भाव जो है सूर्य को दिया या चंद्रमा को दिया। ठीक है, अलग अलग एस्ट्रोलॉजन है, अलग अलग बातें हैं। तो चंद्रमा मन का कारक है, और आत्मा जो है आपका सूर्य आत्मा का कारक है। तो कुछ लोगों का मानना है कि दुख सुख जो है मन के हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि दुख सुख जो है वो शरीर से बंधे हुए हैं। तो इसलिए मन का कारक चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा को भी यहाँ पे डाला है। और आत्मा का और शरीर का जो कारक है वो सूर्य, इसलिए यहाँ पे सूर्य को माना है, जीव का कारक मान लिया। द्वितीय भाव धन, धन को बढ़ाने के लिए गुरु महाराज को मानना है। ठीक है ना, और कुटुंब जो है उसके बीच में बुद्धि का भी होना जरूरी है, इसलिए बुद्ध को भी स्थान दिया है। तृतीय भाव जो है सहज, सहज मतलब पराक्रम, पराक्रम जो है नौकर चाकरों से, नौकर चाकरों का जो स्वभाव है शनि का माना है। और पराक्रम का मतलब जो है एनर्जी, एनर्जी जो है मंगल को मानी, तो मंगल और शनि दोनों का ये तीसरा भाव माना जाता है। चौथा भाव जो है सुख का, सुख जो है माँ के पास है चंद्रमा, या फिर सुख जो है लग्जरी आइटम्स में है शुक्र। तो शुक्र जो सुख जो है वो बुद्धि में है, व्यापार में है, तो इसलिए इसको बुध। तो इस तरह से ये आ गया। पंचम भाव जो है जो भी चीजें आप देखो, जितने हमारे 9 प्लेनेट हैं, 9 प्लेनेट में सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो गुरु है। तो गुरु को हम मानते हैं हर चीज को बढ़ाने वाला। कोई भी चीज है, कोई भी बड़ी चीज है, वो गुरु है। ठीक है ना। जैसे अगर बात करेंगे कि गुरु को अगर प्रसन्न करना हो, तो हम बोलते हैं कि सफेद बालों वाले बुजुर्ग, मतलब कोई भी ऐसा बुजुर्ग जो सफेद बालों वाला है वो गुरु का स्थान रखता है। ठीक है, तो कहने का तो कोई भी बड़ी चीज है वो गुरु है। जब धन है, धन को भी हम बढ़ाने की कोशिश कर, बड़ा हुआ जाते हैं। पुत्र जो है, पुत्रों की भी संख्या हम ज्यादा चाहते हैं। एजुकेशन जो है, एजुकेशन पे हम ज्यादा चाहते हैं। भाग्य जो है, भाग्य को भी हम ज्यादा चाहते हैं। लाभ जो है, लाभ को भी हम ज्यादा चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, दूसरे भाव का मालिक भी हमने गुरु को बनाया, 5वें भाव का मालिक भी गुरु को बनाया हमने। ठीक है, और उसके अलावा 11वां घर जो, 9वां घर जो है भाग्य, भाग्य का भी हमने गुरु को माना। ठीक है, बृहस्पति और शनि सूर्य लिख रखा है ना यहाँ पे। और उसके बाद में 11वां घर जो है, 11वां घर भी हमने गुरु का माना। तो जो भी चीजें हम बड़ी हुई देखना चाहते हैं वो सारी की सारी गुरु की हैं। इसी में शनि महाराज का भी आता है। शनि महाराज जो है एक राशि में जहाँ बैठ जाते हैं वहां डाइवर्स लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि 30 महीनों, 30 साल में वो अपना एक सर्कल पूरा करते हैं, 12 राशियों में घूम के आते हैं। और एक राशि की बात करें तो वो 30 महीने रुकते हैं। तो सबसे ज्यादा रुकने वाले, डिले चलने वाले हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी आयु जो है वो लंबी हो। तो शनि महाराज को हमने आयु का भी कारक माना है, यानी कि 8वें घर का भी कारक हमने शनि महाराज को माना है। ठीक है, उसके अलावा कर्म जो है, कर्म का स्थान जो है या कर्मों का फल देना शनि महाराज को सौंपा गया है। तो 10वें घर का भी हम शनि को ही मानते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये इसका आ गया। तो ये कारक तत्व बोले जाते हैं। उसके बाद में घरों के कारक तत्व, ये मैंने आपको पढ़ाए थे, पिछली रिकॉर्डिंग आपको मिल गई होगी, नहीं मिली है तो मैं आपको पुनः दोबारा से भेज दूंगा। ये आपको पता चल जाएगा सूर्य जो है किसका कारक है, चंद्रमा किसका कारक है, मंगल किसका कारक है, बुध किसका कारक है, गुरु किसका कारक है, शुक्र किसका कारक है, शनि किसका कारक है। और उसके अलावा जो है राहु और केतु, तो हमारे छाया ग्रह हैं, उनका भी जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पवन जी कह रहे थे शायद,
कौन जी आप पूछ रहे थे त्रिकोण के बारे में, कौन पूछ रहे थे? त्रिकोण की कौन पूछ रहे थे? त्रिकोण की वो पूछ रहे, राकेश जी थे शायद। चल कोई करते हैं जी, यहाँ क्लियर करते हैं। तो ये जो 12 घर थे, 12 में से हमने कहा 1 5 9 ये त्रिकोण है, ठीक है ना। तो 1 नंबर जो है वो मैं खुद हूँ, 5 नंबर मेरे पूर्व जन्म है, 9 नंबर जो है मेरा भविष्य है या मेरे आने वाले कर्म जो है वो है। तो ये तीनों चीजें धर्म से रिलेटेड हैं, इसलिए इसको धर्म त्रिकोण बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से 2 नंबर जो है वो आपका धन है, 6 नंबर जो है आपके दी जाने वाली सर्विस है, सेवाएं, और 10 नंबर आपका कर्म है। तीनों ही जगहों से आपको धन की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। अर्थ का मतलब धन, ठीक है जी। इसी तरह से 3 7 11, 3 नंबर जो है आपका पराक्रम है, ठीक है ना। और पराक्रम से क्या मिलता है? खुशी मिलती है ना, ठीक है जी। या फिर 7 नंबर जो है वो आपके लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वहां से भी आपको अर्निंग होती है या वहां भी आपको खुशी मिलती है। 11वां भाव आपकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, तो वहां से भी आपकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। तो इच्छा पूर्ति मतलब काम, ठीक है जी। तो ये जो 3 7 और 11 ये त्रिकोण जो बना ये काम का बना। और 4 नंबर घर, घर के अंदर आके आदमी जो है संतुष्ट हो जाता है, आराम से रिलीफ हो गए सो जाता है, ठीक है जी। 8 नंबर आयु का भी गिना है, मृत्यु का भी गिना है, यानी कि मृत्यु के बाद में भी कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, ठीक है जी। और 12 नंबर आपका आइसोलेशन का है। आइसोलेशन मतलब जब बिल्कुल अलग गलत चले जाते हो, बाहर चले जाते हो, तो वहां भी फिर कोई लेना देना किसी से नहीं रह जाता, तो यानी कि वहां जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 4 नंबर 8 नंबर 12 नंबर इसको मोक्ष त्रिकोण बोला गया है। तो ये चारों त्रिकोण समझ में आगे होंगे शायद। कौन एक बंदा कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर ले ताकि क्लियर हो जाए। कौन जी आप ही बता दो, क्लियर हो गए चारों त्रिकोण? जी सर। चलो ये चार त्रिकोण है ये, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो ये है केंद्र, केंद्र का मतलब ये है 1 4 7 10, इसको लाल किताब जो है पंचमुखी के ग्रह भी बोलता है। तो ये 4 घर जो हैं ये हमारे केंद्र के बोले जाते हैं। और 2 5 8 11 इसको प्रणपर बोलते हैं। 3 6 9 12 ये जो है औपक्लिम भाव बोलते हैं, ठीक है। और केंद्र का स्वभाव जो है वो ये है कि दुष्ट ग्रह अगर यहाँ पे आके बैठ जाएंगे तो वो अपना स्वभाव भूल जाएंगे, और शुभ ग्रह जो आ जाएंगे तो वो भी अपना स्वभाव भूल जाएंगे, ठीक है जी। अंजू मैम को इनवाइट करूंगा। अंजू मैम, जी सर। अगर केंद्र के अंदर दुष्ट ग्रह आ जाएंगे हाँ एक, ठीक है ना, तो वो अपना स्वभाव भूल हाँ जाएंगे। तो जो जी क्रूर ग्रह हैं या दुष्ट ग्रह हैं हाँ वो अपना स्वभाव हाँ। भूल जाएंगे। ये अच्छा हुआ या खराब हुआ? अच्छा होएगा ना सर, अच्छा होएगा, ठीक है ना। तो अपनी बुराई भूल जाएंगे तो तो इसलिए न्यूट्रल जैसे हो जाएंगे, ठीक ठीक काम करेंगे। इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या नाम है, शुभ हो गया। कोई दुष्ट प्राणी क्रूर व्यक्ति अपना स्वभाव भूल जाए तो ये अपने लिए अच्छा हो गया ना। इसी तरह से सौम्य प्लेनेट शुभ ग्रह अगर यहाँ पे आएंगे तो वो भी अपना स्वभाव भूल जाएंगे। क्लियर है? तो अब क्या कहोगे अंजू मैम, अब क्या बोलोगे? इनकी शुभ प्लेनेट की शुभता में थोड़ी कमी आ जाती, क्योंकि सर केंद्र में आके ये लोग देखो इजी फील करते हैं, आराम फील करते हैं। मैं तो आपकी बात समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ, देखो हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ हाँ क्रूर प्लेनेट जो है केंद्र के अंदर आ गए और अपना हाँ स्वभाव भूल गए, तो हमने कहा शुभ हो हाँ गया, शुभ हो गया। हाँ ओके, हाँ अब हाँ। शुभ ग्रह यहाँ पे आके अपना स्वभाव भूल गए, अब क्या कहोगे? तो इनकी शुभता में कमी आ जाएगी, थोड़ी आलसी हो जाते, थोड़े मतलब आराम की जगह पे आ तो ये जाते तो अच्छा आलसी हुआ, हो ये जाते थे। अच्छा हुआ या खराब हुआ? खराब हुआ। खराब हुआ, तो इसको क्या ठीक ठीक हो बोलोगे? गया मतलब। तो इसको क्या बोलोगे? ये समझ में नहीं आया सर, क्या पूछ रहे हैं इसको आप? इसको बोलेंगे केंद्राधिपति दोष, अच्छा केंद्र, हाँ हाँ ठीक है, हाँ सर। ठीक है। जी सर। हाँ जी। इसको बोलेंगे केंद्राधिपति दोष, क्योंकि केंद्राधिपति दोष। इसका ठीक है। मतलब ये हुआ कि क्रूर प्लेनेट यहाँ पे आके अपना स्वभाव भूले तो वो तो हमारे लिए हो गया शुभ, ठीक है। लेकिन जब शुभ ग्रह यहाँ पे आके अपना स्वभाव भूल गए
ठीक है, तो स्वभाव भूल गए तो वो क्या हुआ, वो हमारे लिए खराब हो गया, यानी कि वो हमारे लिए दोष हो गया। तो इसको बोलेंगे, केंद्राधिपति। हाँ, इसका इसका मतलब हो गया केंद्र के अंदर जो राशियां बैठी हैं उनका जो पति है केंद्राधिपति, ठीक है ना, हाँ उनको दोष लग गया। ठीक है, ठीक है। चलो। तो राशियों को ही लगेगा ना सर, ग्रहों को ना, भी? ना जी, राशियों को। हाँ, मकान का क्या ठीक है। बिगड़ना होता है ये बताओ, ठीक है ना, मकान के मालिक हाँ का जी। होना होता है। भाई मकान कोई हाँ दिवालिया राशि हो जाए, स्वामियों का ही होगा जी। कोई दिवालिया हो जाए, ठीक है, तो दिवालिया मकान होगा या मकान का मालिक होगा? मालिक होएगा। मालिक होगा, तो मालिक के ऊपर ये असर पड़ेगा। ठीक है जी, मालिक की वजह से ही घर खराब होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। जी, तो ये जो है ये हो गया। उसके बाद में ये जो है तीन तरह से अलग से बोल दिए। 1, 5, 9 जो है ये हमारे त्रिकोण है, ठीक है, तो इसमें हमने बोला कि 1, 4, 7, 10 ये हमारे शुभ ग्रह हो गए, 1, 5, 9 ये भी हमारे शुभ हो गए, ठीक है ना। तो यानी कि अगर किसी प्लेनेट की दोनों राशियां इन दोनों में आ जाए, केंद्र में और त्रिकोण में आ जाए, तो फायदा हो गया ना, लाभ का काम हो गया ना। जी सर। हाँ, जी तो जी। इनको बोलते हैं योग कारक ग्रह। ठीक है जी, जी सर। उनको क्या बोलेंगे, योग कारक योग ग्रह। हाँ जी। हाँ, यानी कि जी, वो हमारा, कारता तो बढ़ जाएंगे तो हाँ, कारक हो जाएंगे जी। वो हमारा काम करने के लिए आए हैं, यूं कह सकते हो, हमारे को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। ठीक है, अब जी किसी सर। कारण से वो ना दे पाए वो बात अलग है ना। हम्म, कहने का मतलब यूं समझो कि हमारे, हम रहते हैं अलग और हमारे फादर जो हैं आए हमारे को 2 लाख रुपए देने के लिए, पॉसिबल है ना। हाँ जी जी ठीक है, बिल्कुल है जी। और वहां पे खड़े हो कर्जदार, ठीक है जी, वो 2 लाख रुपए लेके चले जाएं, तो वो स्थिति अलग हो गई मिला ना। भी और कुछ हाँ, हाथ में नहीं आया जी। वो स्थिति अलग हो गई ना, लेकिन पिता तो हमारे योग कारक ही हुए ना, हमें देने के लिए जी आए ना, और दे के ही गए ना। ठीक है, तो स्थिति बिल्कुल। क्या होगी क्या नहीं होगी वो अलग है। योग कारक करें मतलब हमारा फायदा करने वाले या फायदा करने के लिए, हमारा अच्छा सोचने वाले, अच्छा करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो यानी कि सूर्य और चंद्रमा जो है उनके पास में तो एक एक राशियां हैं, उनके अलावा बाकी सभी प्लेनेट के पास में दो दो राशियां हैं, जिनकी, जिस प्लेनेट की दोनों राशियां केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर बैठ जाएं, ठीक है ना, वो हमारे लिए योग कारक रहेंगे। हो गया क्लियर जी। उसके बाद में तृतीया, तृतीया का मतलब है दुष्ट। ठीक है, दुष्ट कौन से, 3, 8, 6, 8, सॉरी 12। 6, 8 और 12, ठीक है ना, 6, 8 और 12। अब सेम चीज यहाँ पे भी लागू हो गई। ठीक है ना, कहने का मतलब कोई बंदा अच्छा इंजीनियर है, ठीक है, अच्छा इंजीनियर है, और उसने जाके ज्वाइन कर ली अलकायदा, है जी, भाई कोई अच्छा इंजीनियर है, उसने अलकायदा ज्वाइन कर जी ली, या कोई अच्छा जो है अस्त्र शस्त्र चलाने वाला है, अच्छी एनर्जी वाला है बंदा, लेकिन उसने ज्वाइन क्या कर लिया, अलकायदा ज्वाइन कर लिया, तो अब क्या होगा, सर्विस तो वो करेगा, इंजीनियरिंग करेगा लेकिन गलत साइड करेगा। हाँ, ठीक है ना, तो ये तृतीया जो है दुष्ट भाव जो है अलकायदा हो गया, कि कोई ग्रह की राशियां अगर यहाँ पे चली जाएंगी तो फिर वो उसके लिए काम करेंगी, वहां उस तरह का काम करेंगी, ठीक है ना, दुष्ट काम करेंगी जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा और बताओ जी कि एक कमजोर आदमी जिससे खुद से नहीं चला जाता, वो अलकायदा ज्वाइन करता है, बीमार आदमी, है जी, और एक जी हष्ट पुष्ट, एक हष्ट पुष्ट, ठीक है, या यूं कहो अभी जो करंट का एग्जांपल लें, सुशील पहलवान, जी। है जी, उसको क्या नाम है, क्या बोल रहे हो इसको, अंडरटोन क्या बोलते हैं जी, इनको ज्वाइन करता है, आतंकवादियों को यूं लगा लो, उग्रवादियों को ज्वाइन करता है, तो उनको फायदा मिलेगा नुकसान मिलेगा। फायदा मिलेगा जी, हष्ट पुष्ट आदमी ज्वाइन करेगा तो। हाँ, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इन घरों के अंदर अगर कोई हष्ट पुष्ट भी जाता है तो वो हमारे को नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा, अगर कोई बीमार जाता है, कोई कमजोर जाता है तो वो नुकसान कम पहुंचाएगा। कम पहुंचाएगा, यानी कि डिग्री वाइज जो कमजोर होगा वो जाएगा तो वो बेनिफिट होगा। वो अभी और आगे क्लियर कर देंगे, लेकिन एक बार इतना ही समझ लो
कि जी भाई कहने का मतलब जितना बलिष्ठ होगा और जी इनको जी जी अलकायदा को ज्वाइन कर लेगा उतना ज्यादा हमारे को नुकसान पहुंचेगा, है ना। जी ठीक है, और जितना ज्यादा कमजोर बंदा होगा वो हमारे शत्रुओं को ज्वाइन करेगा, इसको क्या नाम है करेगा, उग्रवादियों को ज्वाइन करेगा, तो उतना कम नुकसान पहुंचाएगा। जी सर। ठीक है, तो ये जो है तृतीय भाव होगा। और इसी तरह से जो हमारा आता है दूसरा आता है उपचय भाव। उपचय भाव में क्या है, 3, 6, 10 और 11। ठीक है, उपचय का मतलब ये होता है ये चीजें आपने को रिजल्ट तो देंगी लेकिन हार्ड परिश्रम के बाद। ठीक है जी, जो ये कुछ पचे ना सर जल्दी हाँ से, उपचय, हाँ जो जल्दी से पचेगा पचेगा। हाँ, पचाने के लिए जोर लगाना हाँ पड़ेगा। जोर लगाना पड़ेगा, टाइम लेगा, समय लगेगा, है ना। चलो तो भी क्लियर जी। जी सर। उसी तरह से पतित ऊपर लिख रखा है मैंने, पतित भाव 6 और 12, मारक भाव 2 और 7 और आयु के भाव 3 और 8। ठीक है जी। और मारक भाव का 3 और 8 कैसे हुए, नहीं आयु भाव 3 और 8 और मारक भाव 2 और 7 समझाने की जरूरत है पवन जी। एक बार बता दो सर। चलो, 3 नंबर अगर हमारा पराक्रम है तो जी 3 नंबर को अगर पहला घर मान लें तो उससे 12वां घर उसको खर्च करने वाला है। जी ठीक है ना। तो 3 नंबर जो हमारे जी को जी पराक्रम दे रहा था उससे 12वां जब हम चले गए तो तो सेकंड हो गया जी। उस पराक्रम को खत्म कर रहा है, यानी उस पराक्रम को मार रहा है, तो वो क्या हो गया, मारक भाव। इसी तरह से 8वां भाव जो था वो हमारी आयु वृद्धि दे रहा है, आयु दे रहा है। ठीक है ना। और 8वें जी का 12वां जो है, 8वें को अगर पहला अगर मान ले तो उसका 12वां जो है 7वां आ गया, यानी वो हमारी आयु को जी हराश कर जी रहा है, खत्म कर रहा है। तो मोक्ष ठीक। और वो हाँ, देगा जी अज्ञातवास। या फिर दूसरे तरीके से यूं लगाओ कि पहले से 8वां जो है, पहले का 8वां जो है उसकी आयु है। ठीक है, और 8वें का 8वां कौन सा घर हुआ, 8वें का 8वां हो गया, 8 9 10 11 1 2 3 तीसरा हो गया जी। ठीक है ना, थर्ड हुआ सर, थर्ड। हाँ। थर्ड हुआ ना। यानी कि हाँ जब जी। लगन को हमने माना तो 8वां हमारा आयु, जब आयु का 8वां लिया तो तीसरा भाव हमारा आयु, यानी 3 और 8 जो है हमारे आयु ठीक है, भाव हुए। और उनका 12वां भाव जो आया 2 और 7 वो हमारे मारक भाव। मारक भाव है। ठीक है। ठीक है ना। और 6 और 12 जो है वो पतित भाव है। पतित भाव का मतलब परेशानी देने वाले होते हैं, है ना। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ योग कारक ग्रह को मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब एक ये 2 कुंडलियां बनी हुई हैं, नॉर्थ इंडियन चार्ट की 2 कुंडलियां बनी हुई हैं। एक में 1 नंबर राशि है, 2 में 2 नंबर राशि है लगन। ठीक है, तो जी 1 नंबर के अंदर योग कारक ग्रह कौन सा होगा, हाँ जी। इसमें 1 नंबर में हो गया जी सूर्य होगा जी योग कारक ग्रह, और बृहस्पति योग कारक ग्रह बनेंगे जी। बृहस्पति कैसे बनाए, धनु राशि है जी एक तो, ठीक है, लेकिन तटस्थ 12 तो उसमें गई ना जी, 12वां भी मिल गया जी, जी तटस्थ हो जाएंगे। 12 तटस्थ हो ठीक है जाएगा जी। ना। तो यहाँ पे सूर्य और जी चंद्रमा जो है ये सूर्य और इसमें आते चंद्रमा हैं, हो जाएंगे जी योग कारक। यही जी आएंगे, यो योग कारक आएंगे। अब 2 नंबर की जी बात करें तो जी, इसमें 2 नंबर में शनि और सूर्य हो जाएंगे जी। देखो 2 नंबर में कौन कौन से बताए, बुध और शनि हो जाएंगे जी। बुध कैसे हुआ, बुध तो 2 और 6 उसमें आ गया ना, दूसरे में 5वें में तीन बुध। और 3 और 6 मिला हाँ जी। बुध नहीं मानेंगे। 3 और 5। हाँ सर एक बार समझा के बताइए ना प्लीज ये पूरा। बताता हूँ। हम्म। देखो ये कुंडली दिखाई दे रही है। जी सर। अब हमने देखना है केंद्र और त्रिकोण के अंदर। ठीक है जी, ये मेरा त्रिकोण है। ठीक है, त्रिकोण के अंदर कौन कौन सी राशि आ रही है, 1 नंबर 2 नंबर आई हुई है, तो 2 के साथ में दूसरी राशि कौन सी आती है, शुक्र, शुक्र के 7 साथ नंबर 7 नंबर। 7 नंबर कहाँ चली गई, छठ
छठे भाव में। छठे में। छठे में। छठा, आठवां हाँ। और 12वां ये क्या है? गड्ढे। हाँ जी ठीक है ना? तो ये तो योग कारक रही नहीं। हाँ जी सर। ठीक है, फिर 6 नंबर, 6 के साथ में कौन सी आई? 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर दूसरा घर। वो भी बाहर चली गई। ठीक है, क्योंकि हमारा योग कारक ग्रह में क्या कहा था कि दोनों राशियां जो हैं वो केंद्र और त्रिकोण में आ जाए। केंद्र और त्रिकोण। ठीक है जी। अच्छा तो ये भी बाहर ठीक है। चली, ये भी बाहर चली गई। 6 नंबर। ठीक है, हाँ 8 के साथ में कौन सी आई? 1 नंबर। 1 नंबर। 1 नंबर ये भी बाहर चली गई। ये भी उसमें चली गई गड्ढे में, 6, 8, 12। हाँ आउट हो गई। ये भी कैंसिल हो हाँ गई। ठीक है, फिर कौन सी आई? ठीक 10 है। नंबर। हाँ 10 नंबर तो ये अब केंद्र में है। 10 और 11 जो है ये दोनों कहाँ आ गई? ये केंद्र और त्रिकोण में आ गई सर। तो योग कारक ग्रह किसको माने? शनि देव शनि जी। को। शनिदेव। तो ये क्लियर हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई आप रेड मत हो, आप ग्रीन हो। ब्लू ग्रीन ही लो। ठीक है जी। ठीक है जी ठीक है। तो ये योग कारक ग्रह बोलते हैं, इसको निकालना आ गया ना? हम्म, अब 3 नंबर जी याद जी है, सर। सर। 5 नंबर इनको आप निकालते रहना। हाँ जी सर। पता लग जाएगा, है ना? हाँ तो उसके बाद में ये योग कारक ग्रह पता लग गया। ठीक है, ये फिर आगे मैंने इसको समझाने की कोशिश की। 3 नंबर में अगर देखोगे तो 3 नंबर में कौन कौन से आ गए? 3 नंबर में योग कारक तीन कौन और से? बुध आ जाएगा जी एक तो। यहाँ पे बुध और बृहस्पति। बुध और बृहस्पति। बृहस्पति नहीं आएंगे। क्योंकि 7वां हमारा दोनों घर हो केंद्र गया में जी ना उनका। नहीं आएगा सर। हाँ, एक बृहस्पति भी नहीं योग आएंगे। कारक नहीं इसमें तो। इसमें एक भी योग कारक नहीं क्या सर? हाँ, इसमें बुध को योग कारक मानेंगे। क्यों मानेंगे वो बताओ? क्योंकि 1 नंबर को भी अपन त्रिकोण में मानते हैं ना सर, लग्न जी को। जी। अभी पीछे हमने जब मानना था ना, तो पीछे हमने त्रिकोण कैसे बनाया था? 1, 5, 9 बनाया था। एक। ठीक जी है ना? जी। तो पहला घर जो है त्रिकोणों को भी मानते हैं, केंद्र को भी मानते हैं। ठीक है हाँ जी। तो यानी कि बुध की जो है एक राशि जो है त्रिकोण में आ गई और एक राशि केंद्र में आ गई। तो केंद्र में आ गए। बुध का योग कारक जो है इसको बुध ही मानेंगे। ठीक है जी। ठीक है ठीक जी। ये योग कारक है। ये मैंने लाल पीला जो कर रखा है ये समझाने के लिए कर रखा है। लाल जो है ये मेरे त्रिकोण है। ठीक है, और पीला जो मैंने किया ये मेरे केंद्र है। तो कोई भी राशि अगर केंद्र और त्रिकोण दोनों के अंदर बैठ जाएंगे, कोई भी प्लेनेट की दोनों राशियां केंद्र और त्रिकोण के अंदर आ जाएंगी, तो वो योग कारक ग्रह कहलाएंगे। ठीक ठीक है जी। जी। यहाँ पे आप देख सकते हो वृष लगन जो है, वृष लगन के अंदर शनि 9 तथा 10वें भाव का स्वामी, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होगा। ठीक है जी। ठीक है। तुला का देखोगे तो शनि जो है तुला लगन में शनि 4थे और 5वें का भाव है। यानी कि आप कह सकते हो कि शुक्र जो है ना, शुक्र की राशियां कौन कौन सी हैं? 2 और 7। वृषभ और तुला जी। तो शुक्र अगर लगन में है तो आप कह सकते हो शनि योग कारक है। ठीक है। ठीक है ना जी। और कर्क अगर लगन है तो क्या कहोगे? मंगल में 1 और 8 जो राशि है ना उसकी 5वें और 10वें में आ गई। तो 5वां जो है त्रिकोण जी। और 10वां जो है केंद्र। ठीक है जी। केंद्र। तो यहाँ पे क्या आ गया कि कर्क राशि के लिए मंगल जो है या चंद्रमा के लिए जो है मंगल जो है योग कारक हो गया। और इसी तरह से सिंह जो है, सिंह के लिए भी आपका मंगल जो है योग कारक रहेगा, 4थे में और 9वें में आएगी। ठीक है। जी और सर। मकर लगन के लिए जो है शुक्र रहेगा 5वें और 10वें में। आप देखोगे दूसरी और 7वीं राशि आ जाएगी। और कुंभ लगन जो जी है, सर। कुंभ लगन का मतलब होगा शनि। शनि महाराज के लिए शुक्र जो है वो योग कारक रहेंगे। शुक्र की जो राशियां हैं 2 और 7 वो एक 4थे में आ गई, एक 9वें में आ गई। तो आप इस तरह से योग कारक ग्रह जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। जी यस सर। सर। उसके बाद में हमने कहा केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति दोष का मतलब क्या बताया था कि केंद्र के अंदर जो ग्रह बैठ गए, ठीक है, वो अपना स्वभाव भूल जाएंगे। ठीक है। तो जब उसमें क्रूर ग्रह बैठेंगे तो वो अपना स्वभाव भूलेंगे, वो हमारे लिए शुभ हो गया। लेकिन जब शुभ ग्रह उसके अंदर बैठेंगे और वो अपना स्वभाव भूल जाएंगे तो वो हमारे लिए दोष हो गया। तो उसको बोलेंगे केंद्राधिपति दोष। तो इसके लिए क्या है कि जब कोई शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, क्या है कि गुरु और शुक्र ऑलवेज शुभ है, हमेशा शुभ है। ठीक है जी। लेकिन बुध और चंद्रमा वो परिस्थितियों के ऊपर है, स्थिति के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। तो कहता है कि चंद्रमा और बुध भी अगर शुभ हो और फिर केंद्र में बैठ जाए
तो फिर उनको केंद्राधिपति दोष लगेगा। जब शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी होता है तो शुभ ग्रह अपना शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो अशुभ फल देगा, लेकिन ये भी नहीं है कि वो शुभ फल देगा, यानी कि वो सम की कैटेगरी में आ जाता है। सम ग्रह जिस भाव में स्थित होता है या युति या दृष्टि बनाता है या उसकी दूसरी राशि जिस भाव में पड़ती है उसके अनुसार फल देता है। ठीक है जी। जी तो ये हमारी थी दूसरी फाइल। अच्छा, अभी एक और मैं ओपन कर देता हूँ, है ना। अब ये बताओ जी, जो घरों की मित्रता और शत्रुता है वो कोई एक्सप्लेन करेगा? हाँ जी, बुध किसका दोस्त है किसका शत्रु है, कौन बताएगा जी? बुध है जी, शुक्र शनि जी उनके मित्र हैं जी, और चंद्रमा के अलावा सबके मित्र हैं जी वो तो। जी, और कोई बताना चाहे? हाँ जी, कोई ऐसा मेथड हो जो आपको वो याद दिला दे? ये देखो जी, बुध राजकुमार है जी, इसलिए किसी से पंगा नहीं लेते, सिर्फ अपने पिता के अलावा। ये देखो जी, ये शुक्र पिक्चर आप है, सूर्य है। सुनो, ये पिक्चर आप याद रख लेना, आपको ये मित्रता और शत्रुता पता लग जाएगी। प्लेनेट जो हैं दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, ठीक है। एक है शुभ और एक है अशुभ, या फिर एक को बोलो सौम्य और एक को बोलो क्रूर, ठीक है ना। सौम्य और क्रूर अच्छा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि गुरु, देखो राज दरबार जो है, सूर्य राजा, गुरु मंत्री, मंगल सेनापति और चंद्रमा रानी, ठीक है ना। इन चारों का तो एक अलग जी हो गया। और उधर जो है राकेश शब्द याद कर लो, राकेश, राहु केतु और शनि, ठीक है ना। तीन तो हो गए ये क्रूर ग्रह, राकेश, राहु केतु शनि। और गुरु शुक्र जो है इनके गुरु हो गए, इनके मंत्री हो गए। क्लियर है? अब दो अलग अलग कैटेगरियां याद होगी आपको, जी सर। है ना। तो दोनों कैटेगरियों के अंदर क्या है, पहले नंबर तो ये दोनों आपस में दुश्मन है। अगर बात सूर्य की आएगी तो वीनस जो है उसका शत्रु, सैटर्न जो है उसका शत्रु, राहु केतु जो है उसके शत्रु, शत्रु ठीक है है। जी। अब बात गुरु की आएगी तो गुरु का शुक्र शनि राहु केतु शत्रु, ठीक है जी। बात मंगल की आएगी तो मंगल के लिए भी सेम, राहु केतु शनि और शुक्र जो है शत्रु। और बात चंद्रमा की आएगी तो भी, ठीक है जी। हो गया क्लियर इनका चारों का? सेम इनका उल्टा देख लो, शुक्र की बात करेंगे तो सूर्य गुरु मंगल और चंद्रमा इसके शत्रु। शनि की बात करेंगे तो ये चारों इसके शत्रु। राहु केतु की बात करेंगे तो ये चारों इसके शत्रु। क्लियर है जी? जी सर। आपस में दोस्ती है लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे के एंटी। अब बुध कहता है मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है। ठीक है ना। तो बुध कहता है कि माँ जो है चंद्रमा वो मेरी दुश्मन है, वो मेरे बीच में रुकावट पैदा करती है, ठीक है जी। और मंगल जो है सेनापति, वो राजा का काम मानता है, वो मेरा काम कम मानता है, तो वो मेरा शत्रु है, ठीक है जी। बाकी सारे उसके दोस्त हैं। याद रह जाएगा जी 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 सर। ये जी पिक्चर? सर। ये पिक्चर अगर आपको याद रहेगी तो आपको जो है इनके प्लैनेट्स की दुश्मनी और दोस्ती जो है वो सारी याद रह जाएगी, ठीक है जी। तो ये जो है ऊंच नीच का भी मैं पीछे आपको करवाया है। ऊंच नीच में क्या करवाया था, मैंने एक पिक्चर बना के दिखाई थी आपको, पिक्चर याद हो तो, कि पहले घर में जो है सूर्य उच्च का है और उसके एंटी बिल्कुल अपोजिट में जाके शनि उच्च का है। यानी 1 नंबर मेष राशि के अंदर सूर्य उच्च का और 7 नंबर में शनि उच्च का, तुला में शनि उच्च का। ठीक है ना। और सेम इसी तरह से उल्टा कर देंगे तो तुला में सूर्य जो है नीच का और सॉरी, हाँ ठीक है, शनि जी तुला में जाके सूर्य जो है नीच का हो जाएगा और शनि महाराज जो है मेष राशि में जाके नीच के हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है ना। वो पिक्चर के थ्रू मैंने आपको उसमें समझा रखा है, वही चीज यहाँ पे दे रखी है, इसको आप जैसे भी चाहो याद कर सकते हो। चलें आगे। उसके जी बाद में, सर। हाँ उसके बाद में इसमें डिग्रियां भी दे रखी हैं। डिग्रियों में क्या है कि डिग्रियों का मतलब है परम उच्च, मतलब इस
अंश तक उच्च का है। ये उच्च नीच के अंश भी मैंने उसमें वीडियो में समझा रखे हैं, नहीं समझ में आए फिर समझा दूंगा। ये मित्र शत्रु हो गए, ये आपकी राशियां दरों की दिशाएं होंगी। ठीक है जी, ये भी मैं अलग से समझा चुका हूँ, फिर भी अगर समझनी हो तो फिर समझा देता हूँ। सूर्य जहाँ उदय होता है वो पूर्व है, जहाँ अस्त होता है वहां पश्चिम है। ठीक है ना, तो सूर्य जो है पूर्व में दरबार लगाए हुए हैं, शनि महाराज जो है पश्चिम में दरबार लगाए, पहली बात। इसके बीच में दो हिस्से बट गए, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में जो है सौम्य प्लेनेट आएंगे और राइट में जो है क्रूर प्लेनेट आएंगे। क्रूर प्लेनेट जो है राकेश है और शुक्र है, अभी पीछे बताया था ना, राहु केतु और शुक्र। तो इसमें हाँ, इसमें क्या किया, शनि महाराज ने राहु केतु को अपने पास बिठा लिया। ठीक है ना जी, और सूर्य देवता ने कहा कि भाई दोनों ही गुरु हो, गुरु भी शुक्र भी, तो शुक्र जो है इधर बैठ जाएगा, साइड में आ जाए। क्लियर है जी, याद रह जाएंगी। इनको दिशाओं में अगर बात करोगे तो दिशा हो गई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और एनी। ठीक है ना, और उधर एनी का मतलब नॉर्थ ईस्ट, और उधर बात करोगे तो साउथ ईस्ट, इधर बात करोगे तो साउथ वेस्ट, और उधर बात करोगे तो नॉर्थ वेस्ट। यानी नॉर्थ वेस्ट में जो है चंद्रमा, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर गुरु, और साउथ ईस्ट के अंदर शुक्र, और साउथ वेस्ट के अंदर राहु केतु, और साउथ वेस्ट के अंदर साउथ नॉर्थ सॉरी ये हो गया नॉर्थ वेस्ट के अंदर। ठीक है ना, चंद्रमा। क्लियर है जी, इन्हीं के नाम ऊपर डाल रखे हैं नैशंग, ये क्या नक्षत्र है, अग्नि है ना, ये डाल रखे हैं। ईशान कोण, ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट, और अग्नि कोण मतलब साउथ ईस्ट, और वायव्य मतलब नॉर्थ वेस्ट, और ये नक्षत्र क्या बोलते हैं इसको, ये साउथ वेस्ट। नैऋत्य, क्या बोलते हैं जी, नैऋत्य, नैऋत्य। नैऋत्य। ठीक है जी, तो नैऋत्य जो है ये साउथ वेस्ट हो। क्लियर है जी, जी सर। उसके बाद में जो आप पूछ रहे थे कौन जी, वो डिग्रियां आ गई। ठीक है, जी डिग्रियों सर। का मतलब ये करता हूँ कि पिछली क्लासेस जो है ना वो आप लोगों ने देख ली होंगी। ठीक है, मुझे दोबारा से वो करवाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आज जो टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। ये जो 4 दिशाएं हैं, जैसा कि वास्तु की भी क्लास लग रही है आपकी, ठीक है ना, और चाहे प्लेनेट हो और चाहे राशियां हो, ठीक है जी, सभी प्लेनेट और सभी राशियां जो हैं वो इन 4 दिशाओं में ही बटी हुई हैं। अगर राशियों की बात करेंगे तो एक बार टेस्ट भी हो जाएगा, मुझे पता भी चल जाएगा। सिंधु भाई आपको अच्छी नॉलेज है, थोड़ी सी बताइए कि सूर्य जो है कौन सी दिशा के मालिक हैं। सिंधु भाई, सिंधु जी, विजय जी, आवाज आ रही है मेरी? सिंधु जी, विजय जी, किशोर जी, तीनों में हाँ, तीनों में सर कोई भी मैं प्लेनेट बोलूंगा, आप डायरेक्शन बोलते जाना। सूर्य की कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट है सर। ठीक है, मंगल की कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। वेस्ट कौन बोला जी? साउथ। वेस्ट कौन बोला जी? मैं बोला दत्ता गायकवाड़। ना, गलत है जी। ठीक है ना, साउथ है। ठीक है जी, सैटर्न की कौन सी है? ईस्ट वेस्ट होगी नॉर्थ है। सर। बुध की कौन सी है? तो सैटर्न साउथ का है ना, पश्चिम। नहीं, अच्छा, पश्चिम, 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 पश्चिम। पश्चिम का 7वें घर में। ठीक है, ठीक है ना जी, एक मिनट यार, मेरे वाले में ये आवाज जब मेरे वाले में आ रही है और मंगल मंगल साउथ में आएगा ना सर, और नॉर्थ में बुध आ गया ना। जी, नॉर्थ में बुध आ गया। हाँ जी, अच्छा, फिर 2 तरह के प्लेनेट हैं, सौम्य और क्रूर। ठीक है ना, तो सूर्य ने जब दरबार लगाया, एक तरफ जो है सौम्य प्लेनेट आ गए, एक तरफ जो है क्रूर प्लेनेट आ गए। ठीक है जी, तो सौम्य में कौन कौन से हैं? शुभ प्लेनेट जो मानते हैं, हाँ जी, चंद्रमा। चंद्रमा की कौन सी डायरेक्शन है?
नॉर्थ ईस्ट, चंद्रमा इधर बुध और इसके बीच में आ जाएगा सर, ईस्ट और ये जी, नॉर्थ क्या है? जी। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, गुरु की है, हाँ नॉर्थ ईस्ट नहीं होगी जी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट गुरु की है। हाँ नॉर्थ वेस्ट थी, NW, ठीक है। और गुरु जो है इधर हो गया। तो ये जो है आपके प्लेनेट जो है बैठ गए। अब क्रूर प्लेनेट है, जो क्रूर प्लेनेट में कौन कौन से हैं? इधर राहु आएगा, यहाँ पे राहु आएगा, हाँ जी, ठीक है जी, केतु, वहां पे शुक्र आएगा ठीक है जी। साउथ ईस्ट में। हाँ, तो ये आपको पता लग गया कि जो प्लेनेट हैं उन्होंने कैसे अपनी डायरेक्शन जो है वो डिवाइड वो ले रखी है, ठीक है जी। सबको क्लियर है? विजय जी, हाँ जी। कौन जी सर जी। कौन कौन किसका दोस्त है, कौन किसका शत्रु है? सर सूर्य के साथ में अपने चंद्रमा, गुरु और मंगल, ये तो मित्र हो जाएंगे। और शुक्र, शनि और ये जो है ये शत्रु हो जाएगा। बुध जो है बीच का हो जाएगा शुक्र सर। शनि बुध। ठीक है जी। देखो एक राकेश के नाम से है, राहु केतु शनि, शनि और इनका गुरु जो है ये इनका गुरु जो है वो आ गया, ठीक है जी। और बीच में जो है बुध देवता बैठ गए। अब ये जो हैं इसके एनिमी है, हाँ जी, ये जो हैं इसके एनिमी है। सन का राहु जो है एनिमी, सन का केतु जो है एनिमी, सन का शनि जो है एनिमी, सन का शुक्र जो है एनिमी, ठीक है जी। यस सर। इसी तरह से फिर गुरु के लिए आ गए। गुरु का शुक्र जो है, बोलते जाओ, एक जना बोल दो कोई भी। एनिमी हो गए ना सर सब, शनि, सभी एनिमी हो गए, केतु, राहु, शनि, शुक्र। ओके, ठीक है जी। यस सर। अब मंगल, मंगल का राहु केतु शनि ये एनिमी हो गए जी अभी। और शुक्र, शुक्र नहीं सभी हुआ, दुश्मन है। शुक्र को दुश्मन नहीं। दोस्त भी नहीं है, सम की कैटेगरी में चला गया। हाँ, ठीक सन है, की कैटेगरी है। हाँ सम में चला गया, ठीक है। अच्छा अब मून की बात आ गई। मून के लिए राहु केतु शनि ये दुश्मन। तीनों एनिमी शत्रु हो हो गए। गए। शुक्र, सारे ही। ठीक है। सेम सेम अब शुक्र से बात करें, शुक्र मून मंगल गुरु सन, इनके लिए किसी का दोस्त है? गुरु के साथ सम रहेगा जी, बाकी तो सब शत्रु रहेगा। सन नहीं है जी, दोनों की एनिमी है, नहीं, एनिमी है, एनिमी। दोनों की दुश्मनी है। लेकिन एक रूल ये है कि गुरु जो है वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हैं। जब गुरु और गुरु में जब भिड़ंत होती है तो उनके अंदर शास्त्रार्थ होता है, ना कि युद्ध। और शास्त्रार्थ होता है तो सामने वाले को कुछ ना कुछ सिखा के उठता है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब जहां डंडे डंडे चल रहे हो, जहां गोलियां चल रही हो, ठीक है, वहां भी लड़ाई है, शास्त्रार्थ में भी लड़ाई है, ठीक है जी। यस सर। तो गुरु और शुक्र की जो है वो लड़ाई शास्त्रार्थ वाली है। ठीक है। ये दत्ता जी शायद आपकी तरफ से ये वो माइक जो है हिल रहा है और वो कान में तकलीफ दे रहा है, एक बार म्यूट करना। हाँ बंद हो गई आवाज, आप म्यूट रखना, ठीक है, क्योंकि आपकी जो है ना ईयर कान वाली जो है ईयर लीड जो है वो आवाज कर दी। चलो कोई बात नहीं, हो गया जी। इसी तरह से अगर शनि की बात करेंगे तो शनि की भी सेम है। शनि के साथ में भी जो सन है, गुरु है, मंगल है, मून है, किसी से दोस्ती नहीं है। और राहु के तो किसी के दोस्त हैं ही। हो गया क्लियर ये? ठीक है जी। उसके बाद में बुध आता है। बुध कहता है भाई आप सबके दोस्त हैं, ठीक है ना। बुध जो है वो सबका दोस्त है या सब बुध के दोस्त हैं। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि बुध जो है वो कहता है कि भाई चंद्रमा जो है ना,
वो मेरा सबसे बड़ा एनिमी है। तो इसको दूसरे तरीके से रीड यूं कर सकते हो कि मून के नक्षत्र पे या मून के घर में बुध आएगा तो बुरा नहीं है, लेकिन बुध के घर में मून आएगा तो बुरा है। क्लियर है जी? जी। हाँ, उसके बाद में फिर क्या है, ये 3 इसके प्लेनेट बाद नक्षत्र का एक बार सर दोबारा बताना, नक्षत्र के लिए कैसे कहा आपने भी कि अगर बुध अभी बता दूंगा, अभी बता दूंगा, वो भी हो जाएगा क्लियर। ठीक है ना? अभी ये देखो, ये हो गया गुरु मंगल और मून, 3 जो हैं ये जो हैं ये दोस्तों की कैटेगरी में भी नहीं है, दुश्मनों की कैटेगरी में भी नहीं है, ये सम कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है जी? या यूं कह सकते हो बुध की और गुरु की जो शत्रुता है वो लड़ाई वाली नहीं है। ठीक है ना? वो जैसे बुध की और शुक्र की ना गुरु की और शुक्र की थी, उसी तरह की लड़ाई। ठीक है ना? लॉजिक की लड़ाई है, उसको लॉजिक चाहिए हर चीज के लिए, सिद्धांत चाहिए हर चीज के लिए। ठीक है? हो गया क्लियर? एनिमी और इसका क्लियर हो गया ना? अब राशियों की बात आएगी। तो राशियां जो हैं 4 डायरेक्शन जो है उनमें बटी हुई हैं। तो 1 नंबर, ठीक है ना जी, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और फिर से 5। उसी तरह से फिर रोटेट होती रहेंगी। 5 के बाद जो है 9 आ जाएगी। ठीक है जी? 2 के बाद जो है 5 के बाद क्या आनी थी 6, और 9 के बाद क्या आनी है 10। ठीक है जी? 6 के बाद क्या आनी है 7, और 10 के बाद क्या आनी है 11, और 4 के बाद क्या आनी है, हाँ जी, 7 के बाद क्या आनी है 8, और 11 के बाद क्या आनी है 12। क्लियर है जी? इसका मतलब ये होगा कि 1, 5, 9 तीनों जो हैं वो ईस्ट डायरेक्शन की हैं, 2, 6, 10 जो हैं वो साउथ की हैं, 3, 7, 11 जो हैं वो हमारी वेस्ट की हैं, और 4, 8, 12 जो है नॉर्थ की। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है? जी सर, जी हाँ। सर। हाँ सर, क्लियर है सर। इसी तरह से ईस्ट डायरेक्शन जो है वो फायर की है, अग्नि की है। ठीक है जी? और 2, 6, 10 जो है वो है पृथ्वी। ठीक है ना? अग्नि, पृथ्वी, 3, 7, 11 वायु, हाँ 3, 7, 11 वायु, 4, 8, 12 पानी, वाटर। हाँ 4, 8, 12 वाटर। ठीक है जी? हो गई याद? ठीक है ना जी? इसी तरह से अग्नि जो है वो क्षत्रिय का गुणधर्म है, और शांत रहना, या फिर क्या नाम है पृथ्वी की तरह भारी रहना, वजन वाली बातें होना, वो जो है वैश्य का गुणधर्म है। जो व्यापारी है, आप देखो व्यापारी कितनी बातें झेल जाता है। एक बंदा 2 करोड़ कह रहा हूँ, करोड़ों रुपए लगा के अपना शोरूम बनाए हुए हैं, और एक आदमी 1000, 2000 रुपए की चीज लेने वाला, उसको पता नहीं क्या क्या किया जाता है। हाँ जी, हर आदमी सुन सकता है क्या? ठीक है? वो वैश्य का जो है वो धर्म है। ठीक है जी? उसके बाद में ये शूद्र है। शूद्र का मतलब क्या है? शूद्र का मतलब ये है कि बंदा गधे की तरह से काम करे और कोई कंप्लेंट भी ना करे। हाँ जी, समझ रहे हो? गुण धर्म क्या हुआ? शूद्र का गुण धर्म क्या है कि पूरा मन लगा के मेहनत करता है। ठीक है? लेकिन ज्यादा उसके बदले में रिटर्न की उम्मीद नहीं करता। ठीक है? और अगर कोई प्यार से बोल ले
तो फिर वो समझता है उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, हवाबाजी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से फिर जो है ये ब्राह्मण तत्व या वाटर एलिमेंट, ठीक है जी। तो ये जो है आपके 4 एलिमेंट भी हो गए, 4 दिशाएं भी हो गई। क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें? हाँ जी, यस जी सर, सर। है ना क्लियर हो गया। जी। इसी तरह से जो है इसी सीक्वेंस में ये जो कुंडली है इसको याद कर लो, ठीक है, और इसको कालपुरुष की कुंडली मान लो। तो कालपुरुष की कुंडली का मतलब ये हो गया कि लिखने की आवश्यकता नहीं है, लगन में पहला घर है या पहली राशि है, ठीक है ना, और उसके बाद में 1 4 7 10 जो है त्रिकोण में है, इसमें केंद्र में है, 1 5 9 जो है त्रिकोण में। क्लियर है जी? यस सर। है ना? तो इसमें याद रखने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं, सीधी सी बात है। सन जो है सन आपका सिर है, ठीक है ना, दिमाग है, ठीक है ना, या ईस्ट डायरेक्शन है, और सैटर्न जो है आपका वो वेस्ट है, अंधेरा है, ठीक है ना, शाम का समय। क्लियर हो गया? यानी कि 1 नंबर राशि के अंदर सूर्य उच्च का है, 7 नंबर के अंदर आपका सैटर्न जो है वो उच्च का है। क्लियर है जी? ठीक है। उसके बाद में चौथा घर किस चीज का बोला जाता है? सुख का। ठीक है, तो सुख का मतलब ये है कि यहाँ पे चंद्रमा अगर रहे तो भी अच्छा है, गुरु रहे तो भी अच्छा है, ठीक है, बुध रहे तो भी अच्छा है, ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरे प्लेनेट आते हैं, क्रूड प्लेनेट आते हैं, मंगल आता है, राहु केतु आते हैं, सैटर्न आता है, तो वो जो है घर के अंदर जो है अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो अच्छा रहेगा क्या? भाई घर जितना शांत हो, घर के अंदर जितनी कंट्रोवर्सी ना हो, घर में जितना एक दूसरे से प्रेम से रहने वाले हों, एक दूसरे को की गलतियों को इग्नोर करने वाले हों, वही अच्छा होता है ना। आप आने से गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी ठीक है ना। तो गुरु जो हैं वो उसी स्वभाव के हैं कि एक दूसरे, एक तो भला चाहते हैं हर किसी का, ठीक है ना, तो गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात, गुरु हर चीज को बढ़ाना चाहता है। तीसरा, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, ठीक है ना। चौथा जो है वो क्षमा करना जानता है। तो इसलिए जो है चौथे घर में गुरु जो है वो उच्च के हो गए। क्लियर है जी? ठीक है, यानी कि 4 नंबर राशि के अंदर गुरु उच्च के हैं। सेम इसी तरह से जो मंगल हैं, मंगल को यम भी बोलते हैं, और साउथ डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन में क्या है, या यूं समझो जैसे हमने ऊपर कहा था कि लेफ्ट में तो शुभ ग्रह बैठे थे और राइट में जो है क्रूर ग्रह बैठे थे, तो यहाँ पे मंगल को सेनापति भी काउंट करते हैं, ठीक है। इनको कंट्रोल करने के लिए या साउथ डायरेक्शन का मालिक यम को यम बना के मंगल जो है, या एनर्जी का घर मान लो, 10वां जो है कर्म का भाव है, कर्म कर्म में एनर्जी होनी चाहिए। अगर कोई सुस्त होगा, कर्म नहीं करेगा, तो फिर कर्म भाव क्या कैसा होगा, ठीक है ना। तो ये मंगल जो है यहाँ पे इसके 10 नंबर में उच्च के हो गए। क्लियर है जी? ठीक है जी सर। हाँ। इसी तरह से सेम जो है मून जो है, द्रव द्रव भी बोलते हैं मून को, लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड, ठीक है जी। और शेयर बाजार में लिक्विडिटी किसको बोलते हैं जी? रुपए को, मनी को। ठीक है ना। और दूसरा घर जो है वो आपको धन देने वाला है, आपके क्या नाम है, खाने को बढ़ाने वाला है, तो दूसरे घर से हम जो है उसको इसको मानते हैं। क्लियर है? जी सर। ठीक है ना। अब सेम इसी तरह से जो है छठा घर, छठा आपका जो है राहु के उसका है, क्या नाम है, रोग शत्रु ऋण का,
और आपकी सेवाओं का। तो आपको अगर कोई नौकर रखना हो तो बिना बुद्धि का रखना चाहोगे? ठीक है ना। तो यहाँ पे छठे घर को जो है, छठे घर के अंदर बुध जो है वो उसके माने, रोग शत्रु ऋण से लड़ने के लिए भी, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी, ठीक है ना, हर तरह से छठा घर जो है वो बेस्ट माना है। क्लियर है? जी सर। हाँ। और 12वां घर जो है आइसोलेशन का मानते हैं। तो आइसोलेशन का मतलब होता है अलग रहना। ठीक है, अलग से अगर आपको लग्जरी आइटम्स मिल जाएं सारी, ठीक है ना, आपको मोबाइल भी मिल जाए, आपको एलईडी भी मिल जाए, आपको गाड़ी भी मिल जाए, ठीक है, आपको अच्छा मकान भी मिल जाए, आपको अच्छी बीवी भी मिल जाए या फ्रेंड मिल जाए, तो आइसोलेशन कैसा हो जाएगा? हाँ जी भाई, आपको आपकी वाइफ के साथ में किसी टापू पे छोड़ आए, खाने पीने की व्यवस्था जो है सारी कर दी जाए और सारे साधन आपको दे दिए जाएं, कैसा कैसा फील करोगे? बढ़िया रहेगा सर एकदम। बढ़िया रहेगा ना। तो ये 12वां घर जो है आइसोलेशन का है, यहाँ पे शुक्र जो है ये उच्च के माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो है तीसरा घर जो है पराक्रम का मानते हैं। ठीक है जी। और पराक्रम जो है वो चालाकी से आता है, वो डेयर से आता है, हिम्मत से आता है। और राहु जो है डेयर के लिए जाने जाते हैं, साहस के लिए, और राहु जो है चालाकी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे राहु जो है ये उच्च के हो गए, और केतु जो है गुरु के चेले माने गए हैं, और भाग्य के घर में जो है केतु उच्च के हो गए। ठीक है जी। आशा करता हूँ जी सर। उच्च उच्च के भी पता लग गए होंगे। हाँ जी, मान लो उच्च के पता लग गए। जी सर। ठीक है, सेम इसी को उठा के कुंडली को और 180 डिग्री पे रोटेट कर दो। ठीक है जी। ये नीच के हो गए जी। ठीक है। यस सर। हाँ, शुक्र कौन से घर में, कौन सी राशि में नीच के हो गए? मीन राशि में उच्च के होते हैं। नहीं भाई, मैंने ये पूछा है शुक्र किस राशि में नीच के हो गए, बस। तुला में हो जाएंगे ना सर। भाई पिक्चर देख लो ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? अपना दिमाग एक लगाने की मिनट, जरूरत ही नहीं। बुध की राशि है। 6 नंबर छठा घर जो है, या छठे नंबर की राशि जो है उसके अंदर नीच के हो गए। क्लियर है? जी जी जी। हाँ जी एकदम एकदम। ठीक है ना। मून कौन सी राशि में नीच के हो गए? हाँ। हाँ जी, 180 डिग्री का मतलब समझते हो? आमने सामने। हाँ जी। आठवीं राशि में। आठवीं राशि में। हाँ, आमने सामने। आमने सामने का मतलब एक के सामने 7 थी, तो 7 वाला 1 में नीच का हो गया और 1 वाला 7 में जाके नीच का हो गया। जी ओके। जी। यस सर। 4 नंबर में जो उच्च का था वो 10 नंबर में जाके नीच का हो गया, और 10 नंबर में जो उच्च का था वो 4 नंबर में जाके नीच का हो गया। आमने यस सामने हो गया यस। ना। जी ठीक सर। है। सेम इसी तरह से मून जो है 2 नंबर में उच्च का था, 8 में जाके नीच का हो गया। शुक्र 12 नंबर में उच्च का था, 6 में जाके नीच का हो गया। बुध 6 में उच्च का था, 12 में जाके नीच का हो गया। राहु जो है 3 में उच्च का था, 9 में जाके नीच का हो गया। केतु जो है 9 में उच्च का था, 3 में जाके ठीक है। यस यस सर। तो आसान कर दिया। है, आशा करता हूँ कि ऊंच नीच जो है वो भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी। दृष्टियां पता, अच्छा वो पता लग गई अपने को। ठीक है ना। एक बार ये आपकी तरफ से म्यूट रखो जी, ये दत्ता जी वो हो रही है, क्या नाम है, ईयर
जो कान वाली है ना आपकी वो हिल रही है कहीं ना कहीं से, तो वो प्रॉब्लम कर रही है थोड़ा।